दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का पहला पार्ट मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में। दोस्तों पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा था उसको जाकर के आप देख लीजिए, उसमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक एक पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों चलिए आज मैं दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ न्यूक्लियस का। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग फिगर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से न्यूक्लियस काम करता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, पूरी डिटेल में आज स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है दोस्तों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक आपको सबसे पहले ऊपर वाला मेम्ब्रेन दिख रही होगी, एक होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन। यही ऊपर वाले मेम्ब्रेन में यानी आउटर वाले मेम्ब्रेन में आपको दिख रही होगी छोटा छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से है। दोस्तों ये पोर लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि ये है राइबोसोम 80S। ये राइबोसोम 80S के जस्ट नज़दीक आपको दिख रही होगी RER। ये RER का सबसे पहले मैं बताता हूँ पूरा नाम। RER को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब सवाल उठता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये राइबोसोम के जस्ट नज़दीक प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब सवाल आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है। तो दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या चीज़ बनाना? प्रोटीन बनाना, जो राइबोसोम के पास उपस्थित होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? राइबोसोम के जस्ट नज़दीक प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम में आएगी कि बताइए RER का क्या काम होता है। तो RER का काम होता है प्रोटीन बनाना, और RER जो होती है दोस्तों वो राइबोसोम के जस्ट नज़दीक प्रेजेंट होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब मैं वीडियो की शुरुआत किया था तभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को दोनों को मिला करके बनाया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया? क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या चीज़ कहा गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है कार्योथेका। और कार्योथेका जो होता है दोस्तों, ये कार्योथेका कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यही कार्योथेका को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। आज से कभी भी आपको दिखेगी कैरियोथेका तो आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियस के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? न्यूक्लियस के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कैरियोथेका जो है दोस्तों वो किसको कह रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको व्हाइट कलर की स्पेस दिख रही होगी, वही स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कौन सा स्पेस? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछी जाती है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। अगर ये आप नहीं रटते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन मिस हो जाएगी दोस्तों। इसको आप किसी भी तरीके से इसको रट लीजिए, घोर के पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्यों बनाया गया? सवाल उठता है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्यों बनाया गया। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल ना जाए, आपस में मिल ना जाए, दोनों सेपरेट में रहे, इसीलिए इसके बीच में एक स्पेस बनाया गया जिसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है दोस्तों 10 to 50 नैनोमीटर होती है। कितना होती है? 10 to 50 नैनोमीटर होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यही पेरी न्यूक्लियर स्पेस के जस्ट नज़दीक आपको देखने को मिलेगी एक ऑक्टागोनल। अब सवाल उठता है कि हम लोग मैथ में ऑक्टागोनल पढ़ते थे, केमिस्ट्री में ऑक्टागोनल पढ़ते थे, बायोलॉजी में कहाँ से आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। इस तरीके से समझाएंगे, आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों ये ऑक्टागोनल कुछ नहीं बल्कि ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन है। ये जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन कहते हैं। और यही न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन को ऑक्टागोनल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि 8 लेयर से घिरा हुआ है, इसीलिए ऑक्टागोनल। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्टागोनल प्रोटीन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों उसके बाद आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर लेमिना। क्या देखने को मिलेगी? न्यूक्लियर लेमिना।
जो आपको इस तरीके से दिख रही है डीएनए लाइक स्ट्रक्चर। ये डीएनए लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर लेमिना है। यही न्यूक्लियर लेमिना के अंदर प्रोटीन अटैच होता है, साथ में फाइबर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है, फाइबर प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें फाइबर अटैच है या नहीं? अटैच है। इसीलिए इससे हम लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर फाइबर अटैच होती है और प्रोटीन अटैच होती है। एग्जाम में आएगा कि बताइए न्यूक्लियर लेमिना के अंदर क्या चीज़ अटैच होती है? तो प्रोटीन, साथ साथ में क्या चीज़ अटैच होती है? फाइबर अटैच होती है। ठीक है दोस्तों, यही न्यूक्लियर लेमिना के जस्ट नज़दीक आपको देखने को मिलेगी गोल लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर से आपको दिख रही होगी। ये रेड कलर से कुछ नहीं बल्कि ये है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये भी न्यूक्लियोलस जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। आप तो देख ही रहे होंगे, एक मेम्ब्रेन बाहर से, एक मेम्ब्रेन अंदर से, उसके बीच में प्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस। इसीलिए इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है दोस्तों? प्रोटीन, और ये प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी जालीनुमा स्ट्रक्चर। वो जालीनुमा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है बल्कि क्रोमेटिन है। अब सवाल उठता है कितना बड़ा शब्द, ये क्या है भाई? दोस्तों ये कुछ नहीं बल्कि क्रोमेटिन को ही हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को ही हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? क्रोमेटिन। और वही क्रोमोजोम के जस्ट नज़दीक आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या है? तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है दोस्तों वो सेपरेट करने की काम करती है, यानी अलग अलग करने की काम करती है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है दोस्तों वो जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, इसीलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस का स्टडी करता है, जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ता है, जो न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, किन्हीं से आपने पूछा कि आप क्या चीज़ का काम करते हैं, तो उन्होंने आपको कहा कि मैं कैरियोलॉजी का काम करता हूँ। तो आप सोच में पड़ गए, अरे यार ये कैरियोलॉजी क्या होता है? तो आप पढ़े हुए होंगे तो समझ जाएंगे कि ओ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करता है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आज के बाद आप गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई कहेगा कि हम न्यूक्लियस पर स्टडी करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैरियोलॉजी पर स्टडी कर रहा है, और कैरियोलॉजी कहेगा तो आप समझ जाएंगे न्यूक्लियस पर स्टडी कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट कीजिए। दोस्तों थैंक्स।